हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम टाइम बचा है। आप सिर्फ 1 महीना समझ लीजिए, क्योंकि 12 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि एक ही मंथ में हमको सारा जो है कवर करना है। आप मेरे चैनल पे जाके जितने भी टेस्ट सीरीज हुए हैं, चाहे एसआई का हो या सीजीपीएससी का हो या सीजीपीएफ, सारा पेपर को आप एक बार देखिए, सॉल्व कीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बहुत सारा बनता ही है कि कहाँ कहाँ से पैटर्न उठा रहा है। तो आज का टेस्ट सीरीज नंबर सीजीपीएससी का जीएस पार्ट में 41 है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 भागों में बटा हुआ है। देखिए ये पूरा टोटल संपूर्ण अध्याय आएगा। 50 नंबर जीएस पार्ट से आएगा, जैसे सीजीपीएससी का सेम रहता है। 50 नंबर छत्तीसगढ़ से आएगा, सेम यहाँ भी है। 50 नंबर आपका सामान्य अध्ययन में, जिसमें सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारा चीज, इन्वायरमेंटल, सब चीज इसमें मिक्स रहेगा। और 50 नंबर आपका छत्तीसगढ़ का। सेम सिलेबस अब स्टार्ट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये चीज पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो मैं डायरेक्टली जो है आंसर ही बताते जाऊंगा आपको। इसका जो है पेपर जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो उड़ान अकेडमी के ऐप में आप जाके जो है परचेस कर सकते हैं, और वहां से भी टेस्ट हर संडे को होता है। ये 1 जनवरी को हुआ था, वहां से आप भी दे सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है वो बता देता हूँ। तो पहला का आंसर है गलत है डी। बाकी सही क्या क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमको उसको पढ़ना भी जरूरी है। अरब सागर उत्तरी पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया है। ठीक है, इस टाइप का हर एक पॉइंट को अब यही पैटर्न में आने वाला है। सारा एग्जाम चाहे सीजीपीएफ हो या सीजीपीएससी, इसी देगा। नेक्स्ट बोलते हैं कि शिमला, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में स्थित है। बिल्कुल, तो इसी तरह छोटा छोटा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। बिल्कुल सत्य है। भारत के सुदूरम पश्चिमी भाग में लवनी दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट कथन आप देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला कथन यह है कि हिमालय प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। कथन पहला क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा, हिम शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। तो कथन और एक दोनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा गलत। सही आंसर है सेकंड का ए, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, हिमालय प्रदेश हिमाचल बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है हिमाचल में। ठीक है, जो कि दोनों कथन सत्य है, बट कथन एक का स्पष्टीकरण करता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है ये सब चीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पहाड़ियां दिया हुआ है और कौन से राज्य में है वो बताना है। जैसे पहला दिया है कि गारो पहाड़ियां, गारो खासी पहाड़ियां, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पे दिखा होगा कि गारो खासी पहाड़ियां कहाँ मिलती है। इसमें से कौन सा में सुमेलित है, तो याद रखना है, आपको बताना है पढ़ने के बाद में यहाँ बताना कि कौन सा सुमेलित है या नहीं वो पूछे। तो गारो खासी पहाड़ियां जो है मेघालय में स्थित है। बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, मिकिर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है, गलत है। कैमूर पहाड़ियां सिक्किम में है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। केवल एक बस सत्य है, केवल एक बस सत्य है, बाकी सेकंड थर्ड गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी दी है सेम। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर मैं बताते जाता हूँ, उष्णकटिबंधीय वन। चौथा का करेक्ट आंसर इज डी। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, पूछा जाता है। जो तो साइलेंट वैली होती है वहां पे पाया जाता है। और जो शंकु टाइप के जो वृक्ष होते हैं वो अधिकतर पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेशों में। ठीक है, शंकु टाइप के होते हैं हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और कच्छ वनस्पति सुंदर वन। ठीक है, और पतझड़ वन तो राजस्थान में है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फोर्थ का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर हमको विचार करना है और सत्य कथन को बताना है कि कौन सा सत्य है और गलत है। पांचवा का देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर और दक्षिण में सक्रिय है, जो कि गलत है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये भी सही है। कहाँ बनाती है, पश्चिमी इस क्षेत्र में बनाती है डेल्टा, तो पूर्वी क्षेत्र में। तो कौन से कथन सत्य है, तो पांचवा का बी इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। भी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, बैरन द्वीप पर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। यह वनस्पति विहीन होती है, बिल्कुल सत्य है। यह ज्वालामुखी द्वीप निकोबार द्वीप का भाग है, ये गलत है। तो छठवा का करेक्ट आंसर इज ए, हमको सही को ही बताना था। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको फिर से सूची दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो है वो खनिज पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीज, आपको ये क्वेश्चन तो 101% आता है कि खनिजों के बारे में आता ही आता है। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज जो है उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। तो चौथा किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद जिप्सम, जो जिप्सम है ये राजस्थान में पाया जाता है, आप देखना ना उधर जिप्सम पाया जाता है। तो थर्ड किसमें है, ये। तो सातवां का डी इज करेक्ट आंसर। और चूना पत्थर पाया जाता है कर्नाटक क्षेत्र में, ठीक है, और मैग्नेसाइट पाया जाता है उत्तराखंड क्षेत्रों में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है कि सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदियों में आती है। बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। बिल्कुल सत्य है। तो केवल आठवां का बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, आठवां का बी करेक्ट आंसर है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। साफ साफ लिख दिया कि कौन से कथन क्या है, सत्य है। चलिए देखते हैं कौन से कथन सत्य है। नौवां का करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं हैं। बिल्कुल सत्य है भाई, उष्ण कटिबंधीय बन पाए जाते हैं जलवायु में, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है। भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक और वार्षिक तापांतरण पाए जाते हैं, गलत। भारत के दक्षिण भाग में उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतरण के साथ विषम जलवायु पाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नौवां का ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, नौवां का ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। कौन सा कथन सत्य है वो देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, देखो मिट्टियों से आता ही है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सत्य बताया कि जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तट की डेल्टाओं में पाई जाती है, सही है ये। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये भी सत्य है। प्रतिवर्ष बाड़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। बिल्कुल, आपने बागर और खादर पढ़ा होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी आती है, ठीक है, वही वाला पार्ट है। तो बिल्कुल जो है प्रतिवर्ष निक्षेपित होकर जो नई जलोढ़ मिट्टी बनती है उसको हम खादर कहते हैं, पुरानी मिट्टी को बागर कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है, तीनों सत्य है, सभी तीनों, ठीक है। अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किस प्रकार परिभाषित किया गया है ये ब्रेक इवन पॉइंट को, तो 11वां का सी, वह स्थिति जब फर्म को ना तो लाभ होता है ना तो हानि। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये याद रखना है, इकोनॉमिक्स से बन सकता है कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जब फर्म को ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति का मतलब क्या, डेफिनेशन आपको याद रखना है। मौद्रिक नीति का मतलब होता है राजकोषीय नीति का पूरक होता है ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 12 का बी इज करेक्ट आंसर। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है लगभग 68 करोड़ रुपए, 68,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, 68,000 करोड़ का राशि जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बांटा गया। विश्व नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है ये, इस बार 44वां स्थान आया है विश्व नवाचार सूचकांक में, वर्ल्ड इन्वेंशन, ठीक है, रैंकिंग जो आई है उसमें 40वां स्थान। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है कि आयकर के संबंध में। तो 15 का करेक्ट आंसर इज बी, यह एक प्रगतिशील कर है, सही है। यह एक प्रत्यक्ष कर, भाई हम प्रत्यक्ष कर देते हैं, डायरेक्टली टैक्स पूछा जाता है ना, हम डायरेक्टली कर देते हैं या इनडायरेक्टली, तो बिल्कुल हम जो है डायरेक्टली कर देते हैं। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, गलत है। यह एक अनुपातिक कर है, ये भी गलत है। तो हमको सत्य बताना था, बी करेक्ट आंसर, जो फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद का कारक है। उत्पाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, उत्पाद का कारक कौन सा है। तो 16 का करेक्ट आंसर इज डी, भाई लैंड भूमि जरूरी है, लेबर श्रम जरूरी है और फिजिकल कैपिटल भी जरूरी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तीनों सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो यह आवश्यक नहीं कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक व्यक्ति को आय में वृद्धि होगी। कथन क्या है ये, तो हमको बताना कि अगर कोई प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही तो क्या आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो। 17वां, तो यह कथन सत्य है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये बार बार पूछा जाता है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, बार बार इंपॉर्टेंट याद रखना। इकोनॉमिक्स इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि लॉरेंज वक्र किसने जो है डेवलप किया था, फाउंडर, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो 18वां का करेक्ट आंसर इज बी, ये आय वितरण को बताता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ही लॉरेंज वक्र दर्शाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के घटक हैं। तो हरित क्रांति के तहत क्या क्या आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 19वां में, तो इसके तहत जो है
भाई HVY का बीज भी होता है, सिंचाई भी होता है, रासायनिक शाकनाशी भी होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, समवेशी विकास हेतु क्या आवश्यक है? समवेशी हेतु, तो 20 का करेक्ट आंसर इज सी, तीनों सत्य है। अधोसंरचना का विकास करना, कृषि का पुनरुद्धार करना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत आता है, दिए गए हैं। भाग 11 में 2 अध्याय हैं, पहले में वृत्ति संबंध बताए गए हैं और दूसरे में प्रशासनिक और कार्य संबंध बताए गए हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर इज ए बस करेक्ट है कि केंद्र राज्य संबंधों से जो जुड़े उपबंध होते हैं वो संविधान के भाग 11 में बताया गया है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा, देखिए पिछले बार भी इसी तरह क्वेश्चन किया कि यूएसए का, अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति भारत में क्या दावा नहीं कर सकता, या भी इस बार ब्रिटिश, ऐसा ऐसा करके देखिए अलग अलग तरीके से क्या दावा नहीं कर सकता। उस टाइम भी क्वेश्चन दिया था भाई, उसको धर्म की स्वतंत्रता है, कर सकता है, क्या नहीं कर सकता हमको बताना है। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी है उसको, विधि के समक्ष मतलब राइट टू इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, ये भी है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ब्रिटिश नागरिक, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो विश्वा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें से कौन से कथन सत्य है? 23वां का सी, दोनों सत्य है। ये अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवृत्त हो रहेगा जो इस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो, परंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 249 के तहत राज्यसभा सांसद को राज्य सूची के किसी भी विषय में कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, तो बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर है, दोनों सत्य है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, हमको सही को बताना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है भाई, उसके कार्य जो पीरियड चल रहा है ना, पदावधि के दौरान हम उस पर कोई भी जो है दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं कर सकते। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिवृद्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाते, बिल्कुल सत्य है, दोनों सत्य है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी होता है, तो 25 का करेक्ट आंसर इज बी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, सॉरी बी इज करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सही है। ठीक है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है, गलत है ये। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, ये भी गलत है, तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति से तो क्वेश्चन देता ही देता है, जितना हो सकता है इसका क्वेश्चन को पढ़ लीजिए राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति शासन राज्यपात के संबंध में कथनों पर हमको विचार करना है। क्या बोलता है? जो आर्टिकल 356 है वो इसके तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करना राष्ट्रपति शासन का कारण बनता है, तो 27 का बी बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 365 क्या बताता है कि केंद्र सरकार के निर्देशों को राज्य सरकार द्वारा पालन करने की असमर्थता भी राष्ट्रपति शासन का आधार है, बिल्कुल दोनों सत्य है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति ले सकती नहीं, है गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट जो सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से लोक सेवा आयोगों के बारे में पूछा जाता है कि पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, सदस्य, अध्यक्ष, जो भी बहुत सारा जानकारी पूछा जाता है। ठीक है, कौन से संविधान के अंतर्गत आता है, कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है, तो बहुत सारा ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अब हमको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में जो पदोन्नति की प्रक्रिया किस कारण से संघ लोक आयोग से भिन्न है। भाई जो पीएससी स्टेट का होता है और यूपीएससी दोनों में क्या भिन्न है वो बताना है, तो 28 का करेक्ट आंसर इज बी। हमको भिन्न बताना है ये कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, ये भिन्न है। भाई लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद मुक्ति अगर उसको हटाना है तो राष्ट्रपति ही द्वारा होता है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करती है। ठीक है, ये भिन्न है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? ये पिछले बार भी पूछा गया था सहकारी समिति शब्द से क्वेश्चन, कि छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो ये सहकारी समिति जो है वो 97 संविधान संशोधन 2011 में शब्द जोड़ा गया है, सहकारी समितियां। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति का परिसीमन कौन से संविधान के तहत आया गया है? तो 30 का करेक्ट आंसर इज सी। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया था 38वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत हटाया गया था, कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। मताधिकार जो 21 से 18 वर्ष घटाया गया है वो कौन है? 61वें संविधान। ये बहुत जरूरी है, याद रखना, ये तीनों पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ जोड़ा गया है, शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान के तहत। तो अगर नॉर्मली कॉमन पूछेगा अगर आपको कि जो हम वोटिंग देते हैं पहले 21 साल से 18 वर्ष घटाया गया वो कौन से संविधान के तहत, तो याद रखना है 61वें संविधान संशोधन के तहत। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो एक चीज याद रखना है, जब भी कोई संशोधन जोड़ना है तो 42वें से जोड़ा जाता है, कोई चीज को अगर घटाना होता है तो 44वें संविधान संशोधन के तहत घटाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेड़ा के किसानों, देखिए अब हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? 31वां का करेक्ट आंसर इज ए। भाई उस समय अकाल बहुत ज्यादा पड़ गया था, तो अकाल पड़ने के कारण क्या था कि बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। भाई बहुत ज्यादा जो है अकाल पड़ने के बाद भी भू राजस्व जो है स्थगित नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो भी लेते थे वो कंटिन्यू चालू था, इसलिए खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण था ये। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन से सही विशेषता को बताता है? तो 32 का करेक्ट आंसर इज सी। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था करना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये गलत था। 2021 में मार्गेंटिव चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था, बिल्कुल सत्य है, तो सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर हमको विचार करना है कि कौन कौन सी घटना। ये तो बार बार दिक्कत, बहुत सारे घटनाओं को दे दिया जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग से ही जो चंपारण, खेड़ा, सत्याग्रह, इस सबको क्रम से जमाइए करके बार बार आप पीएससी इसी तरह को दे रहा है, तो आप पूरे घटनाओं को सन के हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए। तो इसमें कैसे होगा, सही कालक्रम के अनुसार देखते हैं, तो 33वां का करेक्ट आंसर इज सी। सबसे पहले हुआ था साइमन कमीशन की घोषणा, सन 1927-28 की बात है। ठीक है, भारत आया था। उसके बाद में दिल्ली प्रस्ताव आया, पहला था साइमन कमीशन, उसके बाद दिल्ली प्रस्ताव, फिर सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, फिर नेहरू रिपोर्ट आई लास्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे राजवंश जो थे उसके भी कालक्रम को सही जमाना है। 34वां का करेक्ट आंसर इज सी। सबसे पहले नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्ष को काल के अनुसार देखो, इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि हमको कालक्रम वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो 35 का करेक्ट आंसर इज बी। बहादुरपुर का युद्ध पहले हुआ, उसके बाद में धर्मत का युद्ध हुआ, फिर सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 35 का। नेक्स्ट देख लेते हैं 36वां। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कथन है कुछ, तो करेक्ट आंसर 36 का ए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दान नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा भू राजस्व का अंशकाल फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये गलत है कि दीवान एक हुई व दीवान रियासत, दो नए विभाग स्थापित किए थे। बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों पर फिर से विचार करना है कि ये क्या हुआ था, कब हुआ था। तो देख लेते हैं 37वां का करेक्ट आंसर इज ए। 20 जून 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, गलत है। 7 जुलाई 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई थी, ये भी गलत है। 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल में शोक दिवस, ये सही है, बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 37 का ए इज करेक्ट आंसर। गुप्त काल के साहित्य के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए इज करेक्ट। अधिकांश रचनाएं प्रेम प्रधान और सुख्यात होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है 39 का करेक्ट आंसर इज डी। इनमें से कोई नहीं है, पूछ रहा है कि क्या है कि प्राचीन जैन ग्रंथों का आगाम कहा जाता है तथा इनकी भाषा पाली थी, गलत। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय को विभाजित हो गए थे, ये भी गलत है। ठीक है, सही को बताना था कि कौन सा सही है। मगध के शासक का सही कालक्रम को देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मगध का कौन कौन से कालक्रम पहले आए थे वो देख लेते हैं। 40 का सी। सबसे पहले तो उद्ययन आए थे मगध के समय, उसके बाद में शिशुनाग, फिर आपका है कालाशोक और लास्ट में घनानन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी। इसमें जो है सूक्ष्म तरंगे यूज होती है, माइक्रोवेव्स। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे। 41 का ए इज करेक्ट आंसर। एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? जो एल्जाइमर है वो इंसानों के
मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ब्रेन को जो है प्रभावित करती है। ठीक है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है? तो 43 का सी, ये 5 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई वो हम देखें ना, सोममंडल, तापमंडल, ये पूरा लाइन से जो दिया रहता है, तो कितने भागों में बटा है वही पूछ रहा है ये। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ में ये भी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि सबसे नीचे वाले पार्ट जो होता है लगभग 0 से 12 किलोमीटर का, जो कि वो होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नीचे पार्ट में होता है क्षोभ मंडल, जो ओजोन परत के नीचे होता है। ठीक है, जस्ट ओजोन परत के ऊपर में आता है समताप मंडल। उसके बाद में देखिए सबसे नीचे कौन सा पार्ट होता है, ये होता है क्षोभ मंडल, और डायग्राम में आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद में समताप मंडल, उसके ऊपर में बनता है मध्य मंडल, उसके ऊपर में बनता है ताप मंडल, उसके ऊपर में बाह्य मंडल। ये आपका क्रम को भी याद रखना है, इसका इंग्लिश में अलग अलग जैसे बोलते जाते हैं ना, तो कई बार इंग्लिश में नाम दिया रहता है, हिंदी में नहीं दिया रहता। ठीक है, तो मैं इमेज यहाँ पे देख लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो 44वां का ए, सोडियम को हम इजिली चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि संगमकालीन तीती सम्मेलन के संबंध में सत्य युग्म कौन सा है? संगमकालीन, तो 45वां करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नकरी मदुरे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए बार बार ये फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसको जीता है किसने? 46 का ए, लियोनेल मेसी ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल में ही किसने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने? तो सरगम कौशल ने, सरगम कौशल ने। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हैं हंसराज गंगाराम आहिर, हंसराज गंगाराम आहिर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाल में उड़ीसा में किस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? अभी किए गए, तो हाल में ही अग्नि 3 मिसाइल का किया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 50वां की हाल में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है दलाई लामा को, याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, दलाई लामा को जो है गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से कैसे क्वेश्चन आएगा। हमको यहाँ पे देखिए पूर्वकालीन जो औजार प्राप्त हुए हैं उसको हमको बताने की कौन कौन से पूर्व पाषाण कालीन औजार थे इसमें से। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए पूर्व पाषाण काल में काबरा पहाड़, बोतलदा की गुफा वाला भी है और भंवर खोल भी है। तो हमको पूर्व पाषाण कालीन के औजार प्राप्त हुए हैं काबरा पहाड़ से, बोतलदा से और भंवर खोल से। ठीक है, तो 51 का करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रतनपुर राज्य के अंतर्गत शामिल गढ़ नहीं था। तो वो था कौन सा? नहीं था एकलवार, ये नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरपपुरी वंश के संबंध में हमको विचार करना है कि कौन कौन से सही हैं। तो 53 का देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। 53 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, हमको बताना है सही को। यहाँ पे बताना, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सरवराज का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सत्य है। इस वंश का दूसरा शासक प्रसन्न मात्र था, नहीं भाई, ये तो पहला शासक था। ठीक है, सरपपुरी के बाद। ठीक है, उसके बाद प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर बसाई और अपने नाम पर सिक्के चलाए, बिल्कुल सत्य है। कुरुद और पिपरुदिल्ला में प्राप्त ताम्रपत्र शिल्पों में वर्णित नरेंद्र सरपपुरी वंश की जानकारी मिलती है, ये भी सत्य है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आरंग ताम्रपत्र में वर्णित भीमसेन द्वितीय किस वंश से थे? पहले राजवंश कौन आते हैं? तो राजऋषि तुल्यकुल्य वंश थे, 54 का ए इज करेक्ट आंसर। कलचुरी वंश की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था? तो कलचुरी वंश की किस शाखा ने? तो 54 भाई लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। बस्तर के नागवंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है, देख लेते हैं कौन कौन से कथन को हमको यहाँ विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो 56 का ए कि इस वंश के संस्थापक धारावर्ष थे, ये बस गलत है। बाकी देखिए कि इसमें इनके राज चिन्ह में बाघ, शावक और कमल पत्र अंकित थे। सोमेश्वर देव प्रथम ने महाराजधिराज परम भट्टारा की उपाधि धारण की थी और बारसूर का मामा भाजा मंदिर इसी काल में निर्मित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अनम्य देव के संबंध में बताना है, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है अनम्य देव के बारे में? कि उसने पौड़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी, ये गलत है। बाकी वे बस्तर क्षेत्र में काकती वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी मंदोता में बनाई और बस्तर के लोकगीतों में इसे चालकी वंश के राजा भी कहते हैं। बस्तर क्रांति का मसीहा, सबसे पहले मतलब बस्तर क्रांति का मसीहा किसे कहते हैं? तो 58 का करेक्ट आंसर इज बी, अजमेर सिंह को। ठीक है, अजमेर सिंह को कहा जाता है बस्तर क्रांति का मसीहा। भूमकाल विद्रोह का परिणाम नहीं था,
हमको बताना है कि ऐसा कौन सा जो था इसका परिणाम नहीं था भूमकाल विद्रोह होने का। तो 59 का सी, गुंडाधर को फांसी होना इसका कोई परिणाम नहीं था। भाई क्या कारण हुआ था कि दीवान बैजनाथ पांडा को दीवान पद से हटाया गया, लाल कालेंद्र सिंह को एलिच एलिचपुरी जेल भेज दिया गया और आदिवासियों को निस्तारी हेतु जंगल प्रदान किया गया। ठीक है, बाकी ये सत्य है। राजनांदगांव बेगार विरोधी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे सेवता ठाकुर। याद रखना है, कई लोग जो है राजनांदगांव से प्यारेलाल ठाकुर प्यारेलाल को टिक लगाते हैं, जो कि गलत है। तो ये बेगार विरोधी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे सेवता ठाकुर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सशस्त्रता आंदोलन के दौरान सेवा दल का गठन हुआ था कब? ये हुआ था सन 1938 में खैरागढ़ में। याद रखना है 1938 में सेवा दल का गठन हुआ था, 1938 खैरागढ़ में। ऐसी कौन सी घटना जो अप्पा साहब भोसले से संबंधित नहीं है? तो वो घटना थी कोलब्रुक का आगमन। अप्पा साहब भोसले से संबंधित नहीं है ये। बाकी इस समय अंग्रेजों से सहायक संधि हुई थी, परसोजी की मृत्यु भी हुई थी और सीताबढ़ी की भी युद्ध हुआ था, सीताबढ़ी का युद्ध। छत्तीसगढ़ में जिलेदार शासन के दौरान नियुक्त जिलेदारों को हमको बताना है कि कौन कौन से आए थे कालक्रम में। तो सबसे पहले आए थे कृष्णराव अप्पा साहब, फिर सदुद्दीन, दुर्गा प्रसाद इटकूकर। बिल्कुल, ये तो अपने आप में ही जमा हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कलचुरी कालीन गढ़ में कितने ग्राम होते थे? कितने गांवों को मिलकर एक गढ़ बनता था? तो 84 का करेक्ट आंसर इज सी। एक गढ़ है 84 गांव का। देखिए कितने गढ़ में, मतलब वही पूछ रहे ना, एक गढ़ बनाना है तो आपको कितने गांव चाहिए था? 84। एक गढ़ में 84 ग्राम होते थे तब एक गढ़ बनता था। अब देख लेते हैं टकोलियों के लिए क्या होता है। ठीक है, तो क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। 65 का करेक्ट आंसर इज सी। टकोली का मतलब होता है जमींदारी क्षेत्र से प्राप्त वार्षिक आय। सायर का मतलब है आयात निर्यात कर, और कलाली मतलब आबकारी, और पंडित मतलब गैर कृषक से लिया जाने वाला कर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समित्र मंडल की स्थापना किया था किसने? मतलब कब हुआ था ये हुआ था सन 1905 में। समित्र मंडल की स्थापना हुई थी 1905 में। उराव जनजाति की पारंपरिक पोशाक कौन सी है? उराव जनजाति जो है सबसे साक्षर जनजातियों में आते हैं। तो 67 का बी, करेया, इसकी पोशाक कहलाती है, पारंपरिक पोशाक कहलाती है करेया। दयाशंकर नाग की पुस्तक द ट्राइबल इकोनॉमी किस जनजाति पर? भाई इसने कौन सी जनजाति पे लिखी थी? ये था बैगा जनजातियों पे लिखा था, मेडिसमैन। ठीक है, किस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय सैन्य कार्य है? सैन्य कार्य। तो 69 का बी, कंवर जनजाति का कार्य है सैन्य कार्य होता है। तीन तेलिया का अर्थ क्या होता है? तीन तेलिया का अर्थ होता है 3 दिनों तक चलने वाला शादी को बोलते हैं। ये देखिए नया, तीन तेलिया का अर्थ होता है 3 दिनों तक चलने वाला शादी। बसदेवा गीत में प्रयुक्त किए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो 71 का सी, चिकारा। बसदेवा गीत में प्रयुक्त किए जाने वाले वाद्य को चिकारा कहते हैं। राजा चक्रधर को संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी। राजा चक्रधर को संगीत सम्राट की उपाधि किसने दी? तो ये इंपॉर्टेंट देखो, हमको अभी तक पता है कि राजा चक्रधर पढ़ते हैं, लेकिन इसको उपाधि किसने दिया था? इसको उपाधि दिया गया था लॉर्ड लिंथिगो द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए किसने किसने क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आता ही आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नवा बिहान में है केदार जाधव, सोना बिहान महासिंह चंद्राकर जी, रवेली साज के हैं दुलार मंद्र जी, और बस्तर बैंड के हैं अनुपम रंजन पांडे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। महाकौशल कथा विथिका स्थित है। विथिका कहाँ स्थित है? ये महाकौशल कला विथिका स्थित है रायपुर में। असंगत को बताना है पोला, तीजा, भोजली, अक्ति। 75 का डी, भाई अक्ति त्योहार असंगत है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ? सभी को याद है, दुर्ग। ये देख लीजिए है यहाँ पे जनजाति दिया और इसके युवा गृह दिया हुआ है। गतियोना है, धांगा बशर है, रंगबंग है, धसर भाषा है। तो गतियोना किसका है? तो 70 से गतियोना है बिरहोर जनजाति का। धांगर बक्सर है परजा का, रंगबंग है भुइयां का, और धसरवाद है भारिया का। ये कुछ जनजाति और इसके पेय पदार्थ है, देख लेते हैं। 78 का बी, ताड़ी बैगा जनजाति के लोग पीते हैं, हड़िया कोरवा जनजाति के लोग, पेज गोंड जनजाति के लोग, और सल्फी माड़िया जनजाति के लोग पीते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं सरवंजा, गोतुम, गुप्तेश्वर, करंजी कहाँ का है? तो 79 का ए इज करेक्ट आंसर। जो सरवंजा है वो है मांड में। ठीक है, और यह है गोतुम है तालपेरू, और गुप्तेश्वर है सबरी, और करंजी है कांगेर में। नेक्स्ट देख लेते हैं कबीर पंथ के कौन से गुरु बालपीर के नाम से प्रसिद्ध है थे? ठीक है, बालपीर कौन थे? वो थे प्रमोद गुरु साहब, वो बालपीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था सन 18 दिसंबर 1756 को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 18 दिसंबर सन 1756 को। भंडारी टोला क्षेत्र में किस खनिज के निक्षेप उपस्थित हैं? तो यहाँ पे है
यूरेनियम भंडारी टोला क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि सकल नारायण गुफा, बार बार पूछा जाता है, ये बीजापुर क्षेत्र में आता है सकल नारायण, ठीक है। सकल नारायण गुफा स्थित है बीजापुर क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज शामिल है किसमें, ये है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में। हमको यहाँ पे फिर से ये देखिए, आपको जब पंचायती राज पढ़ोगे उसका मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है, वो वीडियो जाके जरूर देखिए, इसको मैंने पूरे अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो हमको असंगत को बताना है। 243 बताता है पंचायत के गठन को। सी मतलब, देख मैंने इसको ट्रिक से बताया हुआ था, सी मतलब संरचना, डी मतलब दबे कुचले लोगों को आरक्षण, और ई का मतलब होता है, तो हमको असंगत ही बताना है ना, 85 का डी पंचायतों का, जो कि इसमें गलत है बोल रहा है। ई का मतलब तो इलेक्शन होता है, तो पंचायतों का हमको गठन इलेक्शन करवाना है। कार्य अवधि को बताता है, सॉरी ये कार्य अवधि को बताता है, नॉट निर्वाचन पे, ये कार्य अवधि को बताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायत की सॉरी उसी का घुस गया माइंड में। प्रदेश की यामिनी राय और अमिता शेरगिल का संबंध है, अमिता, ठीक है। ये कौन से संबंधित है, ये है चित्रकारी से संबंधित है यामिनी राय। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार यदि किसी विकास खंड की जनसंख्या 50,000 से कम है तो उस खंड को कम से कम कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, उसको 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। यदि किसी जनपद पंचायत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% से कम आरक्षण हो तो कुल सीटों का 25% ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। असत्य कथन को बताना है, इसमें से असत्य है आपका कि ग्राम पंचायत की स्थायी सदस्यों की संख्या न्यूनतम 3 होती है, गलत है। बाकी पंचायत की स्थायी समितियों की संख्या 5 हो सकती है। सरपंच सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष होते हैं और उप सरपंच शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण के पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम संख्या 3 गलत है, 5 होते हैं, ठीक है। किसी पंचायत पदाधिकारी के संबंध में हमको विचार करना है। 90 का देख लेते हैं, करेक्ट आंसर इज डी, सभी सत्य है कि पंचायत के पंच, उप सरपंच और सरपंच इसके पदाधिकारी होते हैं। जनपद पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं, और जिला पंचायत में अध्यक्ष, सदस्य सभी लोक सेवक के शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम सभा की गणपूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमको बताना है ग्राम सभा में कैसे गणपूर्ति किया जाता है। तो 91 का बी, भाई कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा, जिसमें 1/3 मतलब 100 की अगर जनसंख्या वहां की 1000 मान लेते हैं, तो उसमें जो है कुल सदस्य का 1/10वां हिस्सा मतलब 100 लोग आना चाहिए, और इस 100 लोगों में 1/3 महिला होना जरूरी, मतलब 33, तब जो है सभा स्टार्टिंग होगा। गणपूर्ति ऐसे ही किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं 21-22 के साथ। असत्य कथन को बताना है, तो असत्य कथन है कि राज्य में अवर्गित वन जो है 9554 है, ये गलत है। मछला हरण क्या है, मछला हरण किससे संबंधित है, तो मछला हरण संबंधित है आहला उदल से, ठीक है। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये है घोटुल पाटा। भतरा नाट के कलाकार कहलाते हैं नाट कुर्रा, ठीक है। भतरा नाट के नाट कुर्रा कहलाते हैं। खरीफ वर्ष 2022-23 में कितने मीट्रिक धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी धान खरीदी चल ही रहा है 110 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। आदिवासी नृत्य, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के संबंध में असत्य कथन है डी कि इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन थे, इसके मुख्य अतिथि। राज्य 2022 के अंतर्गत लाला जगतपुरी साहित्य पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो इससे केवल डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी को। होना गेड़गो जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो 99 का, एक मिनट मैंने थोड़ा गलती किया, 98 का करेक्ट आंसर। यहाँ पे बताया गया है कि लाला जगतपुरी साहित्य पुरस्कार किया गया है श्री जीवन यदु को, ठीक है, श्री जीवन यदु को। होंडा गेड़गो जलप्रपात स्थित है, ये है आपका कोंडागांव क्षेत्र में। और छत्तीसगढ़ी लोक ओलंपिक जो चल रहा था उसका आयोजन कब तक चला, ये 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक अभी चलेगा, ठीक है। अभी भी चल रहा है, 2 जनवरी है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका मॉडल आंसर लास्ट में आपको ये मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा मैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे जो करंट अफेयर है सभी का बुक परचेस किया है, तो उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर सॉल्व करेंगे, ठीक है।